ये ढेर सारी ट्रॉफीज और ये मेडल एक हुनरमंद की पहचान होती हैं और जब ये सभी सम्मान आपको मिलते हैं तो एक उम्मीद भी जागती है, यही कि आपका भविष्य सुरक्षित है। लेकिन अगर ये केवल आपके पास घर की सजावट तक ही सीमित रह जाए, आपको वो हक न मिले जिसके आप हकदार हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? यह है भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला पैरालंपिक शूटर दिलराज कौर। दिलराज ने राष्ट्रीय स्तर पर 28 गोल्ड मेडल, 8 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर नाम रोशन करने वाली दिलराज कौर को आज देश की सरकारें भूल चुकी हैं और करीब 17 वर्षों से अपने हक के लिए भारत की ये होनहार खिलाड़ी अंधी हो चुकी सरकारों से लड़ रही है। नमस्कार, संवाद 365 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं रेनू उप्रेती। भारत में खेलों के प्रति क्या रवैया है, ऐसी कई कहानियां आए दिन सामने आती हैं। लेकिन दुख तब होता है जब राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के खिलाड़ी मेडल जीतते हैं, गोल्ड मेडल जीतते हैं, भारत देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उन्हें वो सम्मान नहीं मिल पाता जिनके वो हकदार होते हैं। एक ऐसी ही कहानी है, वास्तविक कहानी है। दिलराज कौर देहरादून से मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनके घर में हम इस वक्त हैं और आप मेरे पीछे तमाम जो मेडल्स हैं, जो ट्रॉफीज़ हैं, जो सम्मान है, आप देख सकते हैं। ये बयां करते हैं उस वास्तविकता को कि क्या हुनर है इनके अंदर। भारत देश की ये बेटी है, उत्तराखंड का ये धरोहर हम इन्हें कह सकते हैं। लेकिन जो लड़ाई आज ये लड़ रही हैं, अगर आपको हम तस्वीरें दिखाएं, स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देखिए। घंटाघर गांधी पार्क देहरादून में पड़ता है, जहां पर बाहर तपती धूप, आप समझ सकते हैं जून का महीना और गर्मी किस कदर जून के महीने में होती है। उस जून के महीने में ये और इनकी माँ तपती धूप में बैठकर चिप्स और नमकीन के पैकेट बेचने को मजबूर हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है एक देश का खिलाड़ी जिसने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक गोल्ड मेडल जीता, भारत देश का नाम कमाया, उस देश की ये बेटी, और आज ऐसी नौबत क्यों आई, इनसे जानेंगे। दिलराज कौर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद में। मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहूंगी। क्या हुनर आपके अंदर है और क्यों ये नौबत आई कि आज आप ऐसी स्थिति में आ गई हैं? जी नमस्कार, मैं दिलराज कौर, भारत की प्रथम दिव्यांग महिला शूटर। मैंने नेशनल लेवल पे 24 गोल्ड, 8 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। मैं ICCF जूरी हूँ और मैं स्पेशल स्पोर्ट्स एजुकेटर, पैरा स्पोर्ट्स भी हूँ। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि इतने साल से शूटिंग करी, इतना कुछ अचीव किया, लेकिन सरकार की नज़रों में जो मेरी उपलब्धियों की एक जो फाइल बनती है वो उसकी कीमत सिर्फ रद्दी है। तो अगर वो उसकी कीमत मेरी नज़रों में उनकी है, जो मेरी मेहनत की कीमत है, अगर उनको उसका सही आकलन सरकार ने समय रहते किया होता इन 17 वर्षों में, 17 वर्षों का करियर है मेरा 2004 से अभी तक का, तो आज ये नौबत नहीं आती कि मुझे अपने सम्मान के लिए और जो सम्मान मेरे को प्रदेश सरकार से मिलना चाहिए था, उसके लिए मुझे सड़क किनारे नहीं बैठना होता। 2004 की आपने बात बताई जब से आपने शुरुआत की थी, लेकिन तब से लेकर हम आज देखें 2021 का समय आ गया है। इतने सालों में जब अपने सम्मान के लिए आज आप लड़ रही हैं, इतने सालों में भी आप सरकार के पास गई होंगी, क्या रवैया रहता था उनका, क्या कहते थे वो आपसे आपके सम्मान के लिए? जी, मैंने आपको इसे कहा ना कि मेरी जो अचीवमेंट की जो फाइल बनती थी, 17 सालों में बहुत चक्कर काटे। सबको पता है कि क्योंकि जैसे और स्टेट्स में पॉलिसीज़ हैं, तो मैंने भी हमेशा कहा कि सर मेरे को भी एक सरकारी नौकरी तो मिलनी चाहिए ना, जो मैंने किया है। तो इधर फाइल लेके आए, उधर मतलब आपकी पीठ घूमी और फाइल डस्टबिन में। उन्होंने हमारी कदर, हमारे टैलेंट की और हमारी मेहनत की और हमारी उपलब्धियों की कभी कदर ही नहीं करी। 17 सालों में कितने लोग आए, कितने लोग गए, अगर एक ने भी सुन ली होती, हमारी बात समझ ली होती, तो आज ये नौबत ना आती। आप कई दिनों से घंटाघर के पास बैठी हैं, तपती धूप में आप बैठी हैं। क्या कोई सरकार की तरफ से मंत्री या कोई आपके पास आया, कुछ आपसे बातचीत की गई हो? नहीं मैम, कोई नहीं आया। उनके शायद आंख अभी भी बंद है, तो जब खुलेंगे तब आ जाएंगे। दिलराज ने 2004 में शूटिंग शुरू की। अपने करियर में उन्होंने नेशनल लेवल पर 28 गोल्ड मेडल, 8 रजत पदक और 3 कांस्य पदक जीते हैं। इनमें से 2005 में 29वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज, 4थी उत्तराखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर, हैदराबाद में 49वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड शामिल है। इसके अलावा केरल में हुई 15वीं ऑल इंडिया जीवी मावलिंकर शूटिंग चैंपियनशिप में दिलराज ने 4थी रैंक और कोयम्बटूर में 14वीं ऑल इंडिया जीवीएम शूटिंग चैंपियनशिप में 12वीं रैंक हासिल की थी। दिलराज खेल के साथ साथ शैक्षणिक योग्यताओं में भी आगे हैं। उन्होंने हिस्ट्री में MA के साथ ही
लॉ की पढ़ाई भी की है, लेकिन आज देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने और लॉ की पढ़ाई करने के बावजूद भी उनके हुनर की कोई कदर नहीं की जा रही। अगर आपकी शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो उसमें भी आपने काफ़ी अच्छी पढ़ाई की है। जी मेरी शैक्षणिक योग्यता MA हिस्ट्री और LLB है। शैक्षणिक के साथ साथ आप महिला दिव्यांग पहली निशानेबाज भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आप खेल चुके हैं, लेकिन कोई आपकी नहीं सुन ले रहा है, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है। मैडम बात सुनिए, आप लोग हैं जो अब आप सुन रहे हैं, अगर मेरी किसी ने सुन ली होती तो आज ये नौबत ना आती। और आप लोग ही हैं जो अब मेरी आवाज़ आगे तक पहुंचा रहे हैं और मेरे साथ खड़े हैं। दिलराज का असली संघर्ष 2019 में शुरू हुआ, जब उनके पिता का देहांत हो गया। इसके बाद उनके भाई का भी निधन हो गया और भाई के इलाज में काफी खर्चा होने के कारण उनके ऊपर आर्थिकी का संकट गहरा गया। लंबे संघर्ष के कारण उनकी योग्यता को देखकर किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। एक किराए के मकान पर अपनी मां के साथ रहने वाली दिलराज का खर्चा पिता की पेंशन से चल रहा है। अगर मैं आपके परिवार की बात करूं तो आपके परिवार में कितने लोग हैं? जी मेरे पिताजी का देहांत 2019 में हो गया था, एक बहुत लंबी बीमारी के बाद। 2021 अभी फरवरी में जो मेरे बड़े भैया थे उनका भी उनका एक्सीडेंट हो गया था 19 में, तो वो भी 2021 में अपने जीवन की जंग हार गए। मेरी एक दीदी है, वो दिल्ली में रहती है, वो मैरिड है, तो अपने बच्चों के साथ अपने परिवार में। अब यहाँ पे मैं और मेरी मम्मी है। ये घर जो आप देख रहे हो किराए का मकान है। पिताजी सरकारी नौकरी में थे, तो जो उनकी जो पेंशन मम्मी के नाम पे अब आती है फैमिली पेंशन, वो किराए पे, और जो थोड़े बहुत हमारे एक्सपेंसेस हैं और जो लोन्स पापा के टाइम के चल रहे हैं वो अब उनमें चल जाती है। दिलराज की इस लड़ाई में उनके साथ उनकी मां कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। मां ने ही गांधी पार्क के सामने कुछ चिप्स, नमकीन और बिस्किट बेचने की शुरुआत की ताकि घर का खर्चा ठीक तरह से चलता रहे। मां का कहना है कि उन्होंने सबके दरवाजों पर जाकर अपनी बेटी के लिए हक मांगा, लेकिन कहीं भी उनकी सुनी नहीं गई। बेटी के लिए हक की इस लड़ाई में मां ने आज तक हिम्मत से काम लिया और इस उम्र में भी ये मां घर चलाने के लिए तपती धूप में बैठकर चिप्स और नमकीन बेच रही है। हमारे साथ इनकी माँ यहाँ पर मौजूद है। माता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आपकी बेटी हैं ये, जब इन्होंने इतने सारे अचीवमेंट प्राप्त किए तो आपको कहीं ना कहीं लगा होगा कि मेरी बेटी का भविष्य अब सुनहरा है, आगे चल के मेरी बेटी का भविष्य बहुत सुरक्षित है। लेकिन आज आप इनके साथ तपती धूप में जो काम कर रही हैं, जो आप रोजी रोटी के लिए 2 वक्त की जो मेहनत आप कर रहे हैं अपनी इनके सम्मान की लड़ाई के लिए, इस पर क्या कहेंगी आप? बहुत दुख होता है, इतने अचीवमेंट होने के बावजूद सरकारों को दिखता नहीं। सरकारों के पास ही जाते हैं। पहले सरकार के स्टेट से खेलती है। नाम किसका होता है देश में? उत्तराखंड। किसको रिप्रेजेंट करती है? उत्तराखंड को। तो देहरादून में किसी को नहीं पता, स्पोर्ट्स वालों को नहीं पता, मिनिस्टरों को नहीं पता, एसोसिएशन किसी को नहीं पता कि ये क्या करके आई है। खेल विभाग को दी, पुराने मुख्यमंत्रियों को दी, चाहे कांग्रेस की सरकार थी, चाहे बीजेपी, जो भी सरकारें आती रही, सबको दी। शैलेश बगोली जी जो सचिव थे उनको भी देख कर आई। अब क्या रह जाता है उसके बावजूद? क्यों नहीं करते ये? एक मेडल वाले दूसरे स्टेट में देते हैं तो इसके तो 24 गोल्ड मेडल है। फिर इंटरनेशनल पहले ही है, इसके लिए तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। सीधा जाके इतने स्पोर्ट्स एजुकेटर करके आई है, उसके बावजूद भी इसको तो उसी टाइम नौकरी दे देनी चाहिए। क्यों नहीं देती? उनको चाहिए नहीं स्पोर्ट्स एजुकेटर? पूरे देश को ज़रूरत है, यहाँ तो ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये तो उसकी तो अपने आप ही ज़रूरत है उस वैकेंसी की, वहाँ उस पोस्ट की, तो उस पर क्यों नहीं इसको रखते? दिलराज पर केंद्र सरकार की तो दूर की बात, प्रदेश सरकार तक की नजर नहीं पड़ी। दिलराज और उनकी मां आज तक बेटी के हक के लिए भटक रही हैं। मीडिया में खबर आने के बावजूद भी सरकार की नींद अभी तक नहीं खुली। सरकार का कोई भी नुमाइंदा अभी तक न तो परिवार से मिलने आया और न ही उनकी कोई सुध ली। ये हाल हम कह सकते हैं उत्तराखंड राज्य का है, जिसका एक अलग निर्माण किया गया था ताकि यहाँ के लोगों को विकास हो सके, उन्हें उनका वो हक मिल सके जिसके वो हकदार हैं। लेकिन उदाहरण हमारे साथ यहाँ पे बैठी हैं, हमारे उत्तराखंड की बेटी हैं दिलराज कौर, जिन्होंने भारत देश की पहली दिव्यांग निशानेबाज, बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में होती है, अपने नाम वो खिताब किया, कई सम्मान इन्होंने अपने नाम किए, उत्तराखंड का इन्होंने भारत का नाम पूरे आगे ले जाया गया। लेकिन आज जो ये सड़क पर बैठकर नमकीन चिप्स बेचने को मजबूर है,
कहीं ना कहीं ये दिखाता है हमारे सिस्टम की लापरवाही, हम कह सकते हैं इसे, कि क्यों इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दिलराज कौर जी, मैं आपसे कहना चाहूँगी, संवाद 365 के माध्यम से आप क्या अपनी मांग रखते हैं सरकार से? आप क्या अभी भी उम्मीद सरकार से रखते हैं कि सरकार आपकी बात को सुने? जी, उम्मीद तो 17 सालों से हर किसी से थी। हमेशा ये उम्मीद होती है कि हमारी बात सुनी जाएगी, हमारी तकलीफ़ को समझा जाएगा। यहाँ पे तकलीफ़ मेरी ही नहीं, उन सब खिलाड़ियों की है जो इस दर से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं, बट कुछ किसी न किसी कारण से वो आगे नहीं आ पा रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों की आवाज़ बनती हूँ और आप लोगों के बिहाफ में मैं कहती हूँ जो सम्मान हम लोगों को मिलना चाहिए वो मिले। मैं तो भारत की प्रथम वो हूँ, दिव्यांग महिला खिलाड़ी हूँ। जो सम्मान मुझे मिलना चाहिए वो तो एटलीस्ट मुझे तो दो कम से कम। और स्टेट्स में क्या होता है, नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स को उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उनके स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स के बेसिस पे सरकारी नौकरियां दी जाती हैं। तो क्या हमारे प्रदेश में जो थोड़े बहुत खिलाड़ी हैं उन पर इतनी वैकेंसीज भी नहीं सरकार दे सकती? अभी भी हमें एप्लीकेशन देनी है, प्रॉपर चैनल से अप्लाई करेंगे, हम एग्ज़ाम्स देंगे, तब हमें नौकरियां दी जाएंगी। कुछ तो क्राइटेरिया होता है, मेरिट भी तो कोई चीज़ होती है, काउंट करके आउट ऑफ टर्म जो आप सिलेक्शन करते हो या जो आप प्रमोशन देते हो वो उसके हकदार भी नहीं हम अब। तो क्या फ़ायदा हुआ इतने सालों से अपने प्रदेश का नाम रोशन करने का, इतनी मेहनत करने के बाद अपनी शारीरिक क्षमताओं के साथ इतना नाम रोशन करने की, जब हमें कुछ मिलना ही नहीं था। न जाने कितने ही एथलीट आज देश का नाम रोशन करने के बावजूद भी अपने हक से महरूम रह जाते हैं। दिलराज कौर ने कहा कि देश के हर उस एथलीट को उसका हक मिलना चाहिए जिसका वो हकदार है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं बल्कि देश के हर उस एथलीट के मान और सम्मान की लड़ाई है जो देश का प्रतिनिधित्व करने के बाद देश के लिए ही गुमनाम सा साबित हो जाता है। माता जी, आप क्या कहना चाहेंगी? आपकी बेटी आज जिस सम्मान के लिए आप उनके साथ लड़ रही हैं, तपती धूप में खड़ी हैं, आप क्या कहना चाहेंगी उत्तराखंड की सरकार से कि वो आपकी हालांकि इतने सालों से आप बात ही पहुंचा रहे हैं लेकिन नहीं अभी तक सुना, अभी भी अगर कोई उम्मीद आपको हो तो? मैंने तो दिव्यांग बोर्ड वालों को भी कहा था, सलाहकार बोर्ड बनाया कि ये स्पोर्ट्स एजुकेटर आई है बन के, आप इसको प्रमोट करो, लोगों को बताओ कि चेशायर होम, बजाज लर्निंग या NIVH में जितने भी ऐसे प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, उनको ये कोच करेगी और बताएगी, मोटिवेट करेगी सब। वो कहते हैं हम नहीं करवाएंगे। जब OPC नहीं करवाएंगे तो कौन करवाएगा? अगर मैं करवाने लग गई, बताऊंगी लोगों को, तो वो कहेंगे ऐसा नहीं ऐसा है। जब तुम्हें टेक्निकल सब पता है तो तुम करवाओ। यहाँ तो ये हो रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और धूप में बैठ के नमकीन बिस्किट बिकाओ, और कोई है ही? एक खुद आने चाहिए। मुझे धूप का कोई डर नहीं है, मुझे कुछ तपती धूप का नहीं, पर तपती धूप तो जब वो AC में बैठ के वो नहीं समझ पा रहे तो उनको पता नहीं, कोई मेरे पीछे को ना मेरे कोई माँ बाप मेयर हैं, भाई मेयर है, जिसकी बेटी को मिल जाए, ना कोई मंत्री है, ना कोई शंत्री है, कोई कुछ नहीं है, जो नौकरी मिल जाए आउट ऑफ दैट। जो नहीं भी पढ़े लिखे, जिनके पीछे बड़े बड़े लोग हैं, उनको नौकरी मिल रही है, तो इसको क्यों नहीं दे रहे? इसको तो ऐसी जगह देनी चाहिए। तो खुद मंत्री को खुद चल के आना चाहिए, बेटा ये लो आपके तो एजुकेशन और आपने हमारे प्रदेश का, देश का नाम रोशन करा, आप ये डिजर्व करते हैं, आप अपनी कमाई का साधन दे। कहाँ है कमाई हमारे पास? करेंगे ना, क्या करूँ? कई सरकारें इस बीच आई हैं, अगर हम 2004 से अभी तक की बात करें, कई मुख्यमंत्री बदले, इन्होंने खुद कहा कि इन्होंने कई चक्कर काटे, लेकिन इनकी जो फाइल है, जो सम्मान की इनकी फाइल है, वो ठंडे बस्ते में जाके गई है। काफ़ी सोचनीय यहाँ पे ये लगता है। आप एक तरफ कहते हैं बेटी को आगे बढ़ाओ, एक तरफ आप कहते हैं खेल में लोगों को आगे बढ़ाओ, खिलाड़ी को आगे बढ़ाओ, लेकिन दूसरी तरफ जब ऐसे उदाहरण, दिलराज कौर जैसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं तो सभी का दिल जरूर पसीज जाता है कि आखिर क्यों जहाँ एक तरफ लाख दावे आप सरकार करते हो और दूसरी तरफ आप उन्हीं फायदों को ठंडे बस्ते पर जाने को मजबूर करते हो। ये उदाहरण है, इन्हें मजबूरन आज पार्क में बैठना पड़ रहा है। ये अपने हक की, अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही है, वो सम्मान मिलना चाहिए। हमारे पास ना बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छी कंपनीज़ के, अच्छे संस्थानों के। वो कहते हैं कभी कोई राशन कहेगा, कभी कोई कहेगा पैसे। हमें आर्थिक मदद नहीं चाहिए, क्यों लें आर्थिक मदद? अभी तो कमा रही हूँ, मैं भी काम कर सकती हूँ थोड़ा बहुत। हम चाहे रोड पे बैठे चाहे क्या बैठे, दुनिया दुकानें लगाती है, हम भी लगा के बैठे हैं, कमा रहे हैं। हमें नहीं चाहिए, हमें जस्ट सम्मान चाहिए। और सबसे बड़ा सैल्यूट तो आपको कि आप लोगों ने हमारी आवाज़ बन के उन लोगों की
नींदें खोली हैं जो सो रखी हैं। इसलिए तो सबसे पहले सारे जितने भी चैनल मीडिया सब आपका धन्यवाद आपके माध्यम से करना चाहूँगी। और हमें आर्थिक मदद नहीं चाहिए, इसके सम्मान के लिए इसकी आवाज़ बने दुनिया, और वो सम्मान चाहिए जो इसे मिलना चाहिए। ये मुहिम या ये लड़ाई आर्थिक मदद के लिए नहीं है, ये है हर खिलाड़ी के सम्मान के लिए, जो जिसे शायद प्रदेश सरकारों ने, जो भी मतलब देश के हर प्रदेश का खिलाड़ी है जो कहीं ना कहीं अपना करियर अपनी निजी मतलब आर्थिक तंगी के कारण या किसी और रीज़न से छोड़ता है और फिर उसको सरकार बुला देती है। ये लड़ाई है हर उस खिलाड़ी के सम्मान की जो वो डिज़र्व करता है, जो उसे मिलना चाहिए हर राज्य में, हर खेल का खिलाड़ी हो, हर कैटेगरी का खिलाड़ी हो। ये नहीं कि मैं दिव्यांग हूँ तो मैं दिव्यांग खिलाड़ियों की बात कर रही हूँ, मैं हर खिलाड़ी की बात कर रही हूँ। तो ये मैसेज जानना चाहिए कि ये लड़ाई सम्मान की है, आर्थिक मदद के लिए नहीं है। धन्यवाद। तो दिलराज कौर की बात आपने सुनी, उनकी बेबस माँ यहाँ बैठी हैं जो अपनी बेटी के लिए दिन रात लड़ रही हैं, उनके सम्मान के लिए लड़ रही हैं, लेकिन अभी भी जिन्हें सुनना चाहिए था, जिन्हें इनके पास आना चाहिए था, वो लोग इनके पास अभी भी नहीं आए हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि अभी दिलराज कौर जी का जो वीडियो है वो काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, मीडिया के माध्यम से कई लोगों तक अभी ये बात पहुंच चुकी है कि एक ऐसी बेटी है भारत की जो पहली महिला दिव्यांग निशानेबाज है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उसने कई गोल्ड मेडल जीते हैं, 24 गोल्ड मेडल जीतना कोई आम बात नहीं होती है। और आपको ये भी मैं जानकारी दे दूँ कि उत्तराखंड की शान हम इसे कह सकते हैं। लेकिन इतने सालों में जब दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं और कोई इनका मंत्री इनकी बात नहीं सुनता, इन्हें वो सम्मान नहीं मिलता जिनकी ये हकदार है, तो यहाँ पर वो बेबसी नज़र आती है, वो लापरवाही हम कह सकते हैं सरकार की नज़र आती है, जो तमाम दावे वो करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम बेटी को सम्मान देंगे, लेकिन यहाँ पर वो सम्मान कहीं ना कहीं फीका नज़र आता है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी परेशानी का सामना जो ये कर रही हैं उससे इनको निजात मिले। कैमरा पर्सन युद्धवीर के साथ मैं रेनू प्रीति, संवाद 365।